आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल PCM क्रैश कोर्स में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया हुआ था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी, वैद्युत द्विध्रुव बताया था। और इससे पहले जो हमने एक फर्स्ट पार्ट बनाया था उस वाले में वैद्युत आवेश तथा कूलाम के नियम को हमने वहाँ पूर्ण रूप से समझाया था। और इस जो पहला चैप्टर हमारा फिजिक्स का चल रहा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस पहले चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और इस पहले चैप्टर की जो हमारी दो अंतिम हेडिंग्स बती थी, जिनको हमने बताया हुआ था कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, तो उन सब वीडियो को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद इस चैप्टर के पूरे 40 के 40 न्यूमेरिकल हम लोग हल करने वाले हैं। तो हम लोगों की जो अगली हेडिंग है वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वो किस स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में। कल हमने अच्छी स्थिति में पढ़ा था, आज हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब हम लोगों को पढ़ना है। जो लोग ये इस वीडियो पर पहली बार आए हैं वो लोग वीडियो को कृपया सब्सक्राइब कर देंगे। और इसके जो पिछले वीडियो हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग अवश्य देखें। जब पार्ट 1 और पार्ट 2 देखेंगे तो ये वाला पार्ट आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। वहाँ पे हमने सभी चीज़ें बताई हैं, अच्छी स्थिति क्या होती है, निरक्षीय स्थिति क्या होती है और इन सब पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार ज्ञात करते हैं, वहाँ पे हमने पिछली वीडियो में इन चीज़ों का डिस्कस किया है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम एक बहुत सुंदर प्यारा सा एक चित्र बनाते हैं। तो ये किसके कारण है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले हम बढ़िया सुंदर सा वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ये हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसको हम ए और बी नाम दे देते हैं। ए बी हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया। इसके इधर वाले बिंदु पर हम प्लस क्यू आवेश ले सकते हैं या माइनस क्यू आवेश भी ले सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो इधर हम लोग माइनस क्यू आवेश रख लेते हैं, इधर हम लोग प्लस क्यू आवेश रख लेते हैं। और इसका जो मिड पॉइंट सेंटर होता है इसको हम लोग यहाँ पे ओ नाम दे देते हैं। और हम लोग जानते हैं ए से और ओ तक की जो दूरी होगी वो एल होगी और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी एल होती है। और वैद्युत द्विध्रुव की जो पूरी दूरी होती है वो 2L होती है। ये वैद्युत द्विध्रुव हमने पिछले वाले वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट समझाया हुआ है, वहाँ पे आप लोग जा करके इसको देख सकते हैं, वीडियो प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। तो इसके इधर अगर हम लोग किसी बिंदु को लेते हैं तो अक्ष पे माना जाता है। अगर इसके इधर यहाँ पर कहीं पर कोई बिंदु लेते हैं तो वो बिंदु निरक्ष पर माना जाता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव से निरक्ष पर कोई एक बिंदु P है जो कितनी दूरी पर है, जो कि इससे R दूरी पर है। इस टाइप से हम लोग बना लेते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पे इस बिंदु को नाम हम लोग P दे देते हैं और इस P को हम लोग A से अर्थात माइनस Q से और इस P को इधर बिंदु B से अर्थात प्लस Q से मिला देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं ये R दूरी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की ये L दूरी हो गई। और चूंकि ये हमारे यहाँ से लंबवत होता है तो यहाँ पे हम लोग इसको देख सकते हैं कि 90 अंश का कोण भी बनता है, ठीक है, क्योंकि जो लंबवत होता है वो समकोण बनाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश के कारण इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा इधर की होगी। और ये हमारा जो माइनस क्यू आवेश है इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी ये अंदर की ओर होगी, इधर की ओर। हम लोग जानते हैं क्योंकि हमने बताया था पिछले में जो प्लस आवेश होता है अपने समीप आवेश को दूर भेजता है और जो माइनस का आवेश होता है वो अंदर की ओर होता है। तो इसलिए इसको हम लोग E1 नाम दे देते हैं और इस वाली तीव्रता को हम लोग E2 नाम दे देते हैं और इस वाले कोण को हम लोग पूरा का पूरा थीटा मान लेते हैं। अब कोण को इसको थीटा मानेंगे तो सॉल्व करने में दिक्कत होगी, तो इसको हम लोग 2 थीटा मान लें और इसको 2 थीटा मानने के बजाय इसका जो वैद्युत क्षेत्र का जो परिणामी होगा वो बिंदु ई होगा वो इधर की ओर होगा।
और इसको हम लोग दो भागों में इसको भी थीटा मान ले और ये थीटा, जो पूरा कोण होगा वो हमारा 2 थीटा होगा। ठीक है, समझ लेते हैं ध्यान से, एक बार फिर से देख लेंगे। बाकी जो भी आपको दिक्कत है वीडियो को पीछे बैक करके फिर से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम इस चित्र को बना लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो दूरियां हैं, ये r दूरी और l दूरी दी हुई है, तो ये वाली दूरी यहाँ P से लेकर के Q तक की ये दूरी आपकी कितनी होने वाली है, और P से लेकर के -Q तक की जो दूरी है वो कितनी होने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए पहले इसका हम लोग माना लिख लेते हैं, क्या क्या हमने इसमें माना है, और ये सब माना वगैरह लिखने के बाद में इसको हम लोग इसकी दूरियों को निकाल के हल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जो भी माना होता है वो हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, आप सब लोग समझदार हैं, इसमें से इसको लिख लेंगे। हम बोल रहे हैं, जैसे हमने चित्र बनाया है, क्या AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु A पर -Q आवेश तथा बिंदु B पर +Q आवेश है, जिनके बीच की अल्पतम दूरी 2L है, जिनका मध्य बिंदु O है, A से O तक की दूरी L तथा O से B तक की दूरी L है, मध्य बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इतना हम लोग माना वगैरह लिख लेते हैं, तथा +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। ठीक है, इतना माना वगैरह लिखने के बाद में अब हम लोग यहाँ से हल करना शुरू करते हैं कि ये जो दूरियां हैं हमारी AP दूरी और ये जो तुम्हारी PB दूरी होगी, दोनों आपस में बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी? क्योंकि यहाँ से ये दूरी L है और यहाँ से ये दूरी L है, और ये जो बिंदु है वो R दूरी पर, अर्थात दोनों के लिए बराबर होगा। कोण भी बराबर है और दोनों तरफ की भुजाएं भी बराबर है, इसका मतलब सम्मुख भुजा भी बराबर होगी। तो अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारे पास दूरी जो आपके पास दी हुई है AP, वो बराबर हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी? PB के। ये AP और PB ये दोनों दूरियां क्या होंगी? बराबर होंगी, और बराबर हो गई तो हम लोग यहाँ से किसी से भी आसानी से मान निकाल सकते हैं। एक त्रिभुज देख लेते हैं, इस त्रिभुज में ये समकोण है, अर्थात ये 90 अंश का है, और ये L है और ये तुम्हारा R है, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं भैया? PB बराबर, अब PB हमको निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं। ये हमारे पास कर्ण हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर जो होता है बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इधर से हम स्क्वायर हटा देंगे तो रूट लगा देंगे। ठीक है, और ये हमारे पास जो दूरियां हैं वो R स्क्वायर और प्लस का L स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग हल कर लेते हैं। आप लोग अच्छा 12 में है, पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से जो ये दूरियां हो गई आपकी, ये √R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर, दोनों तरफ की दूरियां ये क्या हैं? समान है। अब हम लोग देखते हैं -Q आवेश के कारण। अब हम लोग देखते हैं कि जो -Q आवेश है उसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या होने वाला है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R स्क्वायर होता है, और R की जगह पे जो हमारी दूरी है R स्क्वायर और प्लस का L स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझेंगे एक बार फिर से। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R स्क्वायर कहाँ से लाया? कल हमने एक फार्मूला सिद्ध किया था बिंदु आवेश के लिए, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R स्क्वायर। इस वाले फार्मूले में हमने ये वाला मान रख दिया है, और ये हमारे पास ये वाला सूत्र जो E1 है +Q आवेश के कारण हमारा निकल चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग -Q आवेश के कारण निकालेंगे। तो -Q आवेश हमारे पास दिया है, -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो जाएगा E2 बराबर, इसका भी मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/√R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण 1 बना लेंगे और इस वाले को हम लोग समीकरण नंबर 2 बना लेंगे, क्योंकि E1/E2 दोनों के मान हमारे पास समान है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इनकी जो परिणामी तीव्रता E1 और E2 का परिणामी क्या होने वाला है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग देखते हैं भाई, अगर इस वाली रेखा को हम लोग इधर की ओर बढ़ा दें, सपोज करो इसको इधर की ओर बढ़ा दें,
तो ये एक घटक बन जाएगा, एक ये दोनों लंबवत घटक होंगे, और लंबवत घटक इससे अगर देखे जाएं तो साइन थीटा का कोण बनाएंगे। ठीक है, काहे का कोण बनाएंगे? साइन थीटा का। और साइन थीटा में अगर ये दोनों मान बराबर होंगे और दिशाएं विपरीत होंगी तो एक माइनस का होगा, एक प्लस का होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और प्लस माइनस के कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। इसलिए हम साइन थीटा का कोई भी लंबवत घटक नहीं लेंगे, और यहाँ पे जो हमारी परिणामी तीव्रता होगी वो कॉस थीटा के लिए होगी, क्योंकि ये हमारे कैसे घटक हैं? समांतर घटक हैं। तो लिख देंगे अतः परिणामी तीव्रता को E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये वाला फार्मूला हम लोग परिणामी तीव्रता का रखेंगे वहाँ से। अब ये वाले फार्मूले में जो मान हमारे दिए हुए हैं वो रख देंगे। E बराबर E1 की जगह पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा प्लस, आगे हम लोग आते हैं देखते हैं E2 की जगह पे जो हमारा मान है वो भी यही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, और इंटू कॉस थीटा। इतना दिया हुआ है, जितना ये लिखा हुआ है उतना ही ये लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों टर्म बराबर हैं, तो ये और ये जुड़ के 2 हो जाएगा। तो ऊपर हम लोग लिख लेंगे 2Q कॉस थीटा और बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू, ये देखो इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, इसको हम लोग हटा देते हैं और लिख देंगे R स्क्वायर और प्लस का L स्क्वायर। इतना मान हमारे पास बन जाता है। अब हम लोग इसको सही करके लिख लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो जाएगा Q अपान कॉस थीटा और बटे R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर। ये मान हमने जोड़ दिया, एक ये जुड़ के 2 हो गए, और दोनों का मान समान ही रहता है, जोड़ आप लोगों को पता होगा। ठीक है, बाकी का इधर हम सॉल्व कर रहे हैं। अब हमारे लिए E बराबर क्या होने वाला है, देखिएगा यहाँ से E का मान, तो E बराबर अब यहाँ पे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू कॉस थीटा और R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं जो R स्क्वायर का मान है L स्क्वायर से बड़ा है, मतलब L स्क्वायर बहुत ही कम है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे L स्क्वायर इज़ वेरी वेरी लेस देन टू R स्क्वायर। अतः L स्क्वायर को क्या करने पर भैया? नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर इसको हम लोगों ने क्या मान लिया? नगण्य मान लिया, अर्थात ना के बराबर मान लिया। अगर इसको हम ना के बराबर मान लेते हैं तो अब हम लोग देखते हैं ध्यान से कि हमारे पास क्या मान होने वाला है। तो ये हो जाएगा 1 जो E का मान है वो हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा Q कॉस थीटा है, आगे लिख लेंगे Q कॉस थीटा बटा केवल बचेगा आपके पास R स्क्वायर। अब हम लोगों को किसका मान रखना है? कॉस थीटा का मान रखना है। तो देखिए भैया कॉस थीटा का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो कॉस थीटा बराबर हम लोगों ने पढ़ा है, कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटा कर्ण। देख लेते हैं भैया, तो इस वाले में देखो ये किसी भी एक कोण को देखो, ये वाला कोण, ये वाला इसके देखो समांतर घटक है, हमने बताया था ये एक दूसरे के समांतर घटक हैं, तभी हमने कॉस थीटा लिया था। अब ये वाला इसके समांतर है, और अगर दो समांतर रेखाएं उनके बीच में एक तिर्यक रेखा हो तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाता है, और नियम होता है अंतःएकांतर कोण। तो अंतःएकांतर कोण के अनुसार ये दोनों कोण बराबर हो गए, तो ये वाला कॉस थीटा के लिए काम करेगा, और कॉस थीटा के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है? आधार बटे कर्ण, और आधार की जगह पे L दिया हुआ है, आधार की जगह पे भैया क्या दिया हुआ है? L दिया हुआ है, और कॉस थीटा की जगह पे जो हमारा कर्ण है, कर्ण की जगह पे दिया हुआ है अंडर रूट R स्क्वायर और प्लस का L स्क्वायर। अब ये वाला मान हमको वहाँ पे रख देना है, ठीक है। चूँकि हम लोगों ने L स्क्वायर को क्या मान लिया है? नगण्य मान लिया है, तो इसलिए हमारे पास जो ये मान होगा
तो ये हो जाएगा L अपान अंडर रूट आर स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर। अंडर रूट आर स्क्वायर का मतलब होता है केवल हमारे पास बचेगा क्या r, तो ये हो जाएगा L बटा r। ये हमारे पास cos थीटा का मान यहाँ से क्या बचा L बटा r, तो ये वाला मान हम यहाँ पे रख देते हैं। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू और इंटू cos थीटा की जगह पे हम लोग लिखेंगे, ये हमारे पास 2 भी यहाँ से था, ठीक है, तो 2 को भैया छोड़ना नहीं है, 2 और cos थीटा की जगह पे हम लोग लिखेंगे L और बटे आर स्क्वायर पहले से है और इंटू r। तो ये हम लोगों के पास फार्मूला आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QL किसके बराबर होता है P के, और R की गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास R3। ये कितना हो जाएगा भैया R3 हो जाएगा, ठीक है। और चूँकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो तुम्हारा P होता है वो 2QL के बराबर होता है। ये वाला हम लोग पिछली वीडियो में जा कर के देख लेंगे, ठीक है। तो अतः ये जो फार्मूला निकल के आता है ये काहे का होता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में। तो यही निरक्षीय स्थिति का क्या होता है, फार्मूला होता है, यही निरक्षीय स्थिति का फार्मूला होता है। निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र है, तीव्रता का सूत्र है। जो चीज़ समझ में ना आई हो वीडियो को बैक करके आप लोग फिर से देख सकते हैं, ठीक है। हम साइड में हट रहे हैं, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलो अब इसको हम इरेज कर देते हैं। अगली हेडिंग है हम लोगों की वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगली हेडिंग लिख लेंगे सब लोग। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तक हम लोगों ने 2 स्थानों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, एक तो अक्ष पर, दूसरा निरक्ष पर। अब हमें क्या करना है कि ना अक्ष पर बिंदु हो ना निरक्ष पर हो। कोई मान लो जैसे ये हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है, ये वाला हम मान लेते हैं कि ये वैद्युत द्विध्रुव है, तो इसके अक्ष पर भी कोई बिंदु नहीं है और इसके निरक्ष पर भी कोई बिंदु नहीं है, और कहीं पर भी अक्ष निरक्ष को छोड़कर मान लिया यहाँ पर कोई बिंदु P दिया हुआ है और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हमारे पास फार्मूला इसका क्या होगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो इसका जो प्रूफ है आज तक हमें नहीं लगता कि कभी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए इसका डिटेल से प्रूफ ना करा करके इसका हम आपको फार्मूला बता रहे हैं और इसके स्थितियाँ बता रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों को लगता है कि अगर इम्पॉर्टेंट तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा तो हम इस फार्मूले को भी सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए, वायु के लिए सबसे पहले हम लोग निर्वात अथवा वायु के लिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताते हैं। तो फार्मूला हमारे पास हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान R क्यूब इंटू रूट के अंदर लिखेंगे, ध्यान रखना, अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हमारा फार्मूला होता है। इसको रट लेंगे बिल्कुल बहुत अच्छे से। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R क्यूब इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। और ये अंडर रूट के अंदर होता है। इसको अभी हम लोग सिद्ध करके ही बताने वाले हैं कि ये फार्मूला बिल्कुल सटीक कार्य करता है या नहीं करता है। ये तो हो गया भैया निर्वात अथवा वायु के लिए।
अगली बात हम करते हैं, यदि यह निकाय किसी माध्यम में हो, कहाँ पे भैया, किसी माध्यम में हो, तब माध्यम के लिए हम लोग के लगाते हैं परावैद्युतांक के, तब यही फार्मूला जो है आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आ जाएगा यहाँ पे, इंटू P/r³ और अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा और प्लस का 1, तब आपके पास जो फार्मूला होगा वो ये वाला हो जाएगा। ये दोनों फार्मूले हमने आपको बता दिए निर्वात अथवा वायु के लिए, और ये कहाँ पे, किसी भी बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो सिर्फ आपको थीटा का मान दिया हो, इसमें मान रख करके आप लोग हल कर लेंगे। ठीक है, इसकी हम लोग स्थितियां देख लेते हैं। स्थितियां, विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां। नंबर 1, यदि थीटा बराबर कितना हो, 0 डिग्री हो, तब हम लोग देखते हैं भैया क्या होता है। तो 0 डिग्री अगर थीटा होगा तो हमारे पास E बराबर, इसमें मान रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/r³ हो जाएगा, और अंडर रूट 3 और cos स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा हमारा cos 0 डिग्री, और इसका स्क्वायर कर लेंगे और प्लस का 1, और इसको हल कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/r³, और इस ब्रैकेट में इसका मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 3 और 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/r³, और 2P/r³ किस स्थिति के लिए होता है, अच्छी स्थिति के लिए होता है, और जबकि अच्छी स्थिति में हम लोग जानते हैं समांतर ये रेखा होती है, और इसके द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो अर्थात हम ये हमारा जो सूत्र है बिल्कुल सत्य साबित होता है। दूसरे प्रकार से हम लोग इसको सिद्ध करके देख लेते हैं, यदि थीटा बराबर हमारे पास कितना हो भैया, 90 डिग्री हो, थीटा का मान कितना हो, 90 डिग्री हो, तब क्या होता है, तो जो E होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/r³ हो जाएगा, और अंडर रूट 3 और cos 90 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, और प्लस 1, और cos थीटा का सब लोग मान जानते हैं, cos 90 का मान 0 होता है, तो ये वाला पूरा पर 0 हो गया, और 1 का वर्गमूल करेंगे 1 ही रहेगा, तो मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। ये वाला तुम्हारा किस स्थिति में हो गया था, ये अच्छी का फार्मूला देखो आ गया, और ये तुम्हारा काहे का आ गया, निरक्षी स्थिति का फार्मूला आ गया। समझ गए भैया। तो इस टाइप से ये फार्मूला हम लोग रट लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट करके इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया आप लोगों का। चलिए भाई, कॉपी पेन लेके बैठा करिए भैया, खूब कस के मेहनत कीजिए सब लोग, बढ़िया ध्यान से पढ़िए, मन से पढ़िए, अच्छे नंबर लाइए। ठीक है भैया, अब हम लोग इस चैप्टर की अंतिम हेडिंग बची हुई है, और इसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को बतानी है। ठीक है, तो अब हमारा जो अंतिम हेडिंग है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है, याद रखेंगे, और सब लोग अवश्य इसको नोट कर लें और याद भी कर लेंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण। ये भैया हम लोगों को, ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये आप लोग याद रखेंगे, ये एग्जाम में 1-2 बार पूछी भी गई है। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण हमें बताना है। ठीक है,
तो हम लोग सबसे पहले एक समान एक वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। ये हमारे पास मान लिया ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इसको भैया हम ई नाम दे देते हैं अपने वैद्युत क्षेत्र को। ये वैद्युत क्षेत्र ई है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एक बलयुग्म आघूर्ण को रख देते हैं। ये भैया हमारे पास हो गया हमारा बलयुग्म का आघूर्ण, आप लोग जानते हैं ये बलयुग्म का आघूर्ण है। यहाँ पे हम इसको माइनस क्यू आवेश दे रहे हैं और यहाँ पे इस पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। और इसके जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है, 2L होती है। ये 2L दूरी हो गई भैया, ये 2L दूरी। ये कहाँ रखा हुआ है, देखिए हेडिंग को ध्यान से, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे हमने क्या रख दिया, एक वैद्युत द्विध्रुव है और इस पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण हमें निकाल के बताना है। बलयुग्म का आघूर्ण क्या चीज़ होती है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है और उसको घुमाया जाए, उसको अगर जैसे ये मार्कर है हमारे पास, इसको हम घुमाते हैं ऐसे, यहाँ से एक बल इधर से लगाएंगे, एक बल इधर से लगाएं, दोनों तरफ से एक बल लगाएं तो ऐसे करके घूमने लगेगा। और जो ये घूमने लगेगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब कोई वैद्युत द्विध्रुव घूर्णन करता है अर्थात अपने अक्ष के पश्चात घूमता है तो वह बलयुग्म आघूर्ण कहलाता है, ठीक है। तो इसके जब इसको हम लोग भैया यहाँ से घुमाएंगे, इसको मान लिया एक बल इधर लगा देते हैं भैया, एक बल इधर की ओर इसमें लगा दिया, एक ये F इधर कार्य कर रहा है और एक बल इधर की ओर कार्य करेगा F, ठीक है। जब ये बल F कार्य करने लगेगा तो इसको अगर हम यहाँ से घुमाएंगे तो ये इससे पूरा घूम जाएगा, ठीक है। तो एक चक्कर पूरा लगा लेगा। तो इसी टाइप से जब ये घूमने लगेगा तो अब हम लोग देखते हैं कि इसके चित्र को थोड़ा सा और समझ लेते हैं, ठीक है। इसको हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। अगर इसका मध्य भाग पकड़ करके घुमाएंगे तो यहाँ से कोण बनेगा और पूरा वैद्युत द्विध्रुव घुमाएंगे तो यहाँ से कोण थीटा बनेगा, ठीक है। और ये वाली जो दूरी होगी इसकी लंबवत दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें माना वाना दिया होता है जिसको हम लोग बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। तो माना हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, जिसके किनारों पर माइनस क्यू व प्लस क्यू दो आवेश रखे गए हैं जिनके बीच की अल्पतम दूरी L है तथा माइनस क्यू पर लगने वाला बल F1 तथा प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल F2 है। इस प्रकार से हमने इन दोनों बलों को प्रदर्शित कर दिया है, ठीक है। आप लोगों को जितना हमने बोला है ये माना में लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद में अब हम लोग इसको हल करना शुरू करते हैं। तो बलयुग्म आघूर्ण को आप लोग जितना माना वगैरह लिखे हैं उसके आगे लिखेंगे बलयुग्म के आघूर्ण को काहे से प्रदर्शित करते हैं भैया, टाउ से, जिसको हम लोग टो कहते हैं। टो मतलब उल्टा जे, ऐसे टो से व्यक्त करते हैं, ठीक है। बलयुग्म के आघूर्ण को हम लोग काहे से, टो से व्यक्त करते हैं, जिसको हम लोग टाउ भी कहते हैं और इसको उल्टा जे से बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो फार्मूला होता है बलयुग्म का आघूर्ण, देखो क्या होता है, बलयुग्म का आघूर्ण बराबर, देखो क्या होता है, एक बल, क्या फार्मूला हम लोग लगते हैं, एक बल और गुणे, ठीक है। एक बल ये वाला कोई भी एक बल दोनों में से रख लेंगे, एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, एक ये देखो यहाँ बल और ये यहाँ पे बल, इन दोनों बीच की लंबवत दूरी यही तो होगी भैया, ये वाली लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे एक बल गुणे दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी, ये भैया। अब सबसे पहले हम लोग लंबवत दूरी की बात करते हैं। ये लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे, तो ये वाला देखो यहाँ से यहाँ तक,
ये वाली दूरी हमको निकालनी है, ठीक है। ये वाला हमको मान पता है 2l है, ठीक है। अब ये वाला मान 2l है यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला कोण थीटा है और ये लंबवत है तो ये 90 अंश का कोण बन जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब ये दूरी निकालनी है, तो ये वाला हमारे पास लंब है और ये हमारे पास कर्ण है। और लंब और कर्ण किस में आता है, आप लोगों ने हाई स्कूल में त्रिकोणमिति पढ़ी होती है, तो साइन थीटा में। किस में आता है भैया, साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो हमारे पास जो साइन थीटा हो गया, तो साइन थीटा को हम लोग साइन थीटा ही लिख लेते हैं क्योंकि इसका कोई मान नहीं दिया हुआ है और लंब तो हमें निकालना ही है, तो इसको हम लोग भैया लिख देते हैं लंब या लंबवत दूरी, इसको लिख लेते हैं। और बटे कर्ण, कर्ण के लिए हमें दिया हुआ है 2l, तो हमारे पास इसकी तिरछी गुणा करा देंगे, तो 2l साइन थीटा जो है वो क्या हो गया, लंबवत दूरी हो गई, लंबवत दूरी। समझ गए लोग आप लोग। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2l साइन थीटा, ये हमारे पास इसकी लंबवत दूरी हो गई। तो यहाँ पे हम लोगों को इसमें मान रखना है बल युग्म का आघूर्ण। इसको कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, तो से प्रदर्शित करते हैं। और इसको हम लोग क्या, एक बल हम लोग कोई भी लिख लेते हैं, उसको F मान लेते हैं क्योंकि ये दोनों बल समान है, परंतु सिर्फ परिमाण में समान है परंतु चिन्हों में सिर्फ ये विपरीत है, ठीक है। तो गुणे दोनों बलों के बीच की दूरी है, तो हो गया 2l साइन थीटा। ये यहाँ तक हमारा फार्मूला बन गया। और F को हम लोग जानते हैं, हम लोग भी फार्मूला पढ़े थे, चूँकि हम लोग जानते हैं कि E बराबर F बटा क्या होता था, Q0, F बटा Q0, या उसको E बराबर F बटा Q कह सकते हैं। तो यहाँ से F बराबर अगर हम निकालते हैं तो हो जाता है तुम्हारा E और Q। तो यहाँ पे देखो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र E है और ये आवेश Q है, जिसके कारण इस पर लगने वाला बल F है। तो अतः तुम्हारे पास जो F बराबर होगा वो EQ हो जाएगा। तो F की जगह पे हम लोग भैया क्या लिख देंगे, E इंटू Q, और ये हो जाएगा 2l साइन थीटा। तो जो टो बराबर आया है वो तुम्हारा हो गया EQ 2l साइन थीटा। तो इसको हम लोग सही करके लिख सकते हैं। देखो टाउ बराबर 2Q और L, ये किसके बराबर होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। ये यहाँ से भैया ये हम लोग जानते हैं P बराबर 2QL होता है। तो चूँकि P बराबर क्या होता है 2QL, तो जहाँ पे 2QL है उसकी जगह पे हम लोग P लिख देंगे। तो हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया पूरा P और ये हो गया E और ये हो गया हमारे पास साइन थीटा। तो ये हमारे पास टाउ का क्या आ गया, फार्मूला आ गया। अर्थात हम लोग जानते हैं कि जो बलयुग्म का आघूर्ण होता है वो बराबर PE साइन थीटा होता है, ठीक है। अब इसकी दो स्थितियां होती हैं। यदि अगर थीटा क्या हो, ये जो हमारा जो लगने वाला बल है जिसके कारण जो थीटा बन रहा है, अगर ये 90 अंश का हो, तो स्थितियां लिख लेते हैं नोट पॉइंट में। नोट पॉइंट 2 समझ लेते हैं। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो टाउ का मान अधिकतम होता है। क्या होता है, मान अधिकतम होता है। तो कोई लोग क्वेश्चन पूछे टाउ का मान अधिकतम कब होता है, तो जब थीटा बराबर 90 अंश होता है तो टाउ मैक्सिमम होता है, तो टाउ का मान अधिकतम होगा। और अधिकतम टाउ का मान होता है, क्या हो जाएगा, PE और साइन थीटा की जगह पे हम लोग लिख लेंगे साइन 90। तो इसका मतलब हो जाएगा जो टाउ मैक्स होगा आपका वो केवल कितने के होगा, PE के होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन हम लोगों के पास आती है, यदि थीटा बराबर आपका 0 डिग्री हो तो जो टाउ का मान होता है वो मिनिमम होता है। मिनिमम मतलब कम होता है। निम्नतम मान अगर पूछे कि जो टाउ का मान है, अर्थात जो तुम्हारे पास बलयुग्म का आघूर्ण है जिसका मिनिमम मान होगा वो क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा PE साइन 0, और साइन 0 का मान 0 होता है, अर्थात टाउ मिनिमम जो होगा वो 0 होगा। ये दोनों स्थितियां हैं। आप लोग वीडियो को रोक कर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिख गया आप लोगों का। चलो भाई अब इसको हम इरेज कर देते हैं। बल आघूर्ण का मात्रक देख लेते हैं क्या होता है। बल आघूर्ण मतलब टो का मात्रक।
इसका मात्रक हम लोग फार्मूले से निकालते हैं। हम लोगों ने क्या लिखा था, F इंटू, फार्मूला स्टार्टिंग में लिखा था F इंटू 2L साइन थीटा। तो यहाँ से हम लोग इसका जब मात्रक निकालते हैं तो इसका मात्रक F का हो जाता है न्यूटन, और इंटू ये हमारे पास जो 2 और साइन थीटा है सब हमारे चर राशियाँ हैं, इनके हम लोगों के अनुपातों के इनके मात्रक नहीं होते हैं, तो इसलिए L का हो गया मीटर। तो हम लोग इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, जो टो होता है अर्थात जो बलयुग्म का आघूर्ण होता है इसका जो मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर होता है। इसकी हम लोग विमा भी निकाल देते हैं। विमा क्या होगा, तो विमा भी बिल्कुल सिंपल है, न्यूटन मतलब बल हो गया, बल का ml T⁻⁻2 होता है, और इंटू ये मीटर, मीटर के लिए हमारा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास ml² T⁻⁻2, ये हमारे पास इसकी विमा आ गई है। ठीक है, तो आप लोगों जो भी इसमें समझ में ना आया हो आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे। जो भी टॉपिक छूट जाए, अगर कोई भी टॉपिक आपको समझने में दिक्कत होती है तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को पीछे करके देखिएगा, और फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम आप लोगों को उस टॉपिक पे फिर से वीडियो बना के देंगे। ठीक है, तो अगला हमारे पास जो कुछ टॉपिक हैं वो हम लोग पूरे चैप्टर के अनुसार एक कंक्लूजन आता है, तो हम लोग थोड़ा सा उनमें संबंध ज्ञात कर लेते हैं, और इस फार्मूले का उपयोग न्यूमेरिकल लगाने में होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, Fe वैद्युत बल जिसको हम लोग Fe से प्रदर्शित कर लेते हैं, तथा गुरुत्वीय बल इसको हम लोग Fg से प्रदर्शित कर लें, Fg गुरुत्वीय बल Fg में अनुपात या संबंध, इनमें अनुपात क्या होता है, इनमें संबंध क्या होता है, इससे एक फार्मूला पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ लें थोड़ा सा। जो वैद्युत बल है वो हमने कहाँ से सिद्ध किया था, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से हमने कौन सा वैद्युत बल सिद्ध किया था, तो F बराबर या Fe बराबर लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान r², या इसको हम लोग लिख लेते थे Fe बराबर, और इस नियतांक को हम लोग स्मॉल k मानते हैं। कैपिटल के जो होता है वो माध्यम का परावैद्युतांक होता है, और जो स्मॉल के होता है वो हम इस नियतांक को कहते हैं, और Q1 Q2 और अपान r²। ठीक है, जहाँ पे आप लोग जानते हैं इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं, और यहाँ जो आपके पास स्मॉल के है या जिसको हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, इसका मान 9 × 10⁻9 होता है। ये वाला याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका मान सब कहीं रखना पड़ता है। ठीक है, कूलाम के नियम से हमने वैद्युत बल को ले आए हैं। अब वैद्युत बल तो हम ले आए हैं, तो गुरुत्वीय बल किसके नियम से लाते हैं, तो न्यूटन भैया ने दिया था। किसने दिया था, न्यूटन ने। तो न्यूटन के नियम से, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से आप लोग लिख लेंगे, हमने डायरेक्टली न्यूटन के नियम से लिख दिया है, आप लोग न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से या सिद्धांत से लिख देंगे। क्या हमारे पास हो जाएगा, Fg बराबर फार्मूला होता है G m1m2 अपान r², ये फार्मूला हुआ करता था, और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। और यहाँ पे जो आपका G है, यहाँ जो आपका G है, G का मान 6.67 × 10⁻11 होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इस वाले हम लोग G को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ये वाले मान हम लोगों ने लिख लिया। अब इनमें हमको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 को 2 से क्या करने पर, भाग देने पर। इसको हम लोग एक दूसरे से जब भाग कर देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा Fe बटा Fg बराबर K Q1 Q2 अपान r², और पूरे के बटे में G m1 m2 अपान r²। r² से r² कैंसिल हो जाएगा, और जो फार्मूला हमारे पास बन के आएगा
वो फार्मूला हमारे पास हो जाएगा FE/FG बराबर KQ1 Q2 अपान GM1 M2। ये हमारे पास दोनों का अनुपात निकल करके आता है। अब यहाँ से हम लोग क्या बता सकते हैं कि जो FE है FG का कितने गुना है। अब मान लो इसकी हम तिरछी गुणा करा देते हैं, यहाँ पे इन सब के मान रख करके हल कर लेते हैं, तो हम बता सकते हैं कि जो FE है FG का कितने गुना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको 2 क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। अगर आप अच्छे बच्चे हैं, आपको फिजिक्स पसंद है और आप लोग न्यूमेरिकल लगाना चाहते हैं, तो ये 2 क्वेश्चन जरूर लगा के हमको दिखाएंगे कि 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, किसके लिए, 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए जो हमारा वैद्युत बल का मान होता है और ये जो हमारा गुरुत्वीय बल का मान है, इससे कितने गुना होगा। अर्थात जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वीय बल से कितने गुना होगा, किसके लिए, 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए। इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप लोगों के आंकिक प्रश्न के चैप्टर शुरुआत होने से पहले दिए होते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश आप लोगों को सबको पता होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, आप लोग लगा लेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए वैद्युत बल गुरुत्वीय बल का कितने गुना होगा। ठीक है, क्वेश्चन दोनों नोट करके आप लोग इसमें मान रख करके, इनमें द्रव्यमानों के मान रखेंगे और इसमें आवेशों के मान रखेंगे। K और G दोनों के मान हमने आपको बता दिया, जोड़ घटा के आप लोग कमेंट करेंगे। जिसका भी करेक्ट आंसर आता है उसके लिए कुछ न कुछ खास व्यवस्था की जाएगी, अर्थात कोई ना कोई गिफ्ट की व्यवस्था रहेगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेंगे। नोट हो गया होगा आप लोगों का। इस चैप्टर की एक और अंतिम हेडिंग बची हुई है, बस आप लोग उसको समझ लेंगे कि वैद्युत बलों का हम लोग परिणामी कैसे निकालते हैं। अगर कहीं पर 2-3 बल दिए हुए हैं तो उनका हम परिणामी कैसे निकालेंगे। ठीक है, 2 बलों का परिणामी, अंतिम हेडिंग है इस चैप्टर की, 2 बलों का परिणामी, 2 बलों का परिणामी। नंबर 1, यदि दोनों बल एक ही दिशा में हों, F1 और F2 दोनों अगर एक ही दिशा में हो, तो जो इनका परिणामी होता है वो F1 + F2 होता है। याद रखेंगे, इन दोनों का जो परिणामी होता है वो F1 + F2 होता है। अगर इन दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। नंबर 2, अगर एक बल की दिशा इधर की ओर है, दूसरे बल की दिशा इधर की ओर है, तो इनका जो परिणामी होगा F वो हो जाएगा F1 अंतर F2। इसका मतलब जिसका मान अधिक होगा उससे हम कम वाले मान को घटा देंगे। तीसरे पॉइंट में, अगर ये दोनों बल, कोई भी 2 बल एक कोण बना रहे हों थीटा, एक कोई थीटा कोण बना रहे हों, F1 और F2 अगर 2 बल कोई थीटा कोण बना रहे हों, तो उनके लिए जो तुम्हारा परिणामी होता है वो क्या होगा, तो F बराबर √F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। ये आप लोगों का परिणामी होता है, याद रखेंगे। ठीक है, जहाँ तक आप लोग इसको कंप्लीट नोट कर लें। और इसी के साथ साथ ये वाली वीडियो कंप्लीट होती है, चैप्टर कंप्लीट।